ओके, आशीष पाटिल। हाँ आशीष, सही बोल रहे हैं क्या झील? अच्छा सही है, मतलब है ना। ठीक है। विकास कुमार दोरा, देर। विकास कुमार दोरा, माइक ऑन कीजिए। हाँ विकास, विकास ये जो परमानेंटली मूव होता है, ठीक है, एक दूसरे यूआरएल पे, ठीक है। तो वो जो दूसरा यूआरएल होता है, जो रिडायरेक्टेड यूआरएल होता है, वो कहाँ पे, कौन से हेडर में मेंशन्ड होता है? कौन से हेडर में मेंशन्ड होता है वो? रिवीजन ही क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो, रिवीजन करो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शोएब खान, शोएब खान। हाँ शोएब, सेम क्वेश्चन है शोएब कि कौन से यूआरएल, जो यूआरएल पे रिडायरेक्शन होती है, लाइक जो यूआरएल होता है जिस पे रिडायरेक्ट होता है परमानेंटली, वो कौन से हेडर में उसको स्पेसिफाई किया जाता है, कौन से हेडर में उसके बारे में बताया गया रहता है? अच्छा, रिवाइज नहीं किया ना, तो रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रिवाइज लेकिन कर लेना है, ठीक है। यश बोलो। हाँ बस ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं था। चलो म्यूट कर लो आप सभी लोग, लोकेशन हेडर में होता है। अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया, आप सोच रहे हो कि सर आपने तो अंदर से उठा के पूछा, तो अंदर से उठा के पूछा इसलिए बिकॉज अगर आप में से जितने लोगों ने रिवीजन टाइप किया होगा ना, समझ के घुस के ना, उसको वो बोल सकता था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वो। अगर मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता 304 वाली, तो नॉट मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड वाली जब बात आ गई, तो वही इफ मॉडिफाइड सिंस और इफ नन मैच वाली बात आ गई, तो वो भी याद रखना है कौन से हेडर क्या है। ये तुमको प्रैक्टिकली जब करोगे ना, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स वगैरह करोगे, बग बाउंटीज वगैरह, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़। ये बात ध्यान में रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको सॉरी, कि रिवाइज करो, दैट्स इट। चलो, नोटबुक पेन ये सब फटाफट सभी लोग रेडी कर लो, बस 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट रेडी कर लो। नोटबुक पेन जिसका नहीं है वो भी रखो। ओके, एवरीवन रेडी? सभी रेडी है ना? ओके ठीक है। चलो मेरे को भी पैड, राइटिंग पैड को कनेक्ट कर लेने दो एक बार फटाफट। ठीक है। अच्छा, तो मैंने फाइनली आज मेरा एक और चीज़, आज मेरा जियो फाइबर लग चुका है। मैंने जियो फाइबर लगा लिया है एंड इट्स परफॉर्मिंग क्वाइट वेल, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सारी चीज़ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत, मुझे दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक। अभी चलो नया नया लगाया तो हो सकता है, बट ठीक है, अभी हमारे सिटी में बहुत ज़्यादा लोग यूजर्स भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। एक लैंड, और वो भी एक लैंडलाइन नंबर भी दिया है इन्होंने, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, लाइक ऑफिस का नंबर रख सकते हो उसको। तो लैंडलाइन नंबर वो कॉलिंग के लिए फ्री है एकदम, इसके साथ कोई ऐसा कुछ है नहीं। स्पीड वगैरह भी सब सही है, राउटर वगैरह भी ठीक है इनका, रेंज वगैरह भी ठीक है। तो मेरा तो फीडबैक अच्छा था इसके लिए, बाकी अब आप में से आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं वो तो पता नहीं। चलो, तो दैट इज, let me share the screen. ठीक है, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। आई थिंक स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी मेरे ख्याल से, है ना? हाँ ना, जल्दी जल्दी एक चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं फटाफट, इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, लाइक इसमें वो नहीं है। एच के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा एच के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है बेसिकली। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। देखो HTTP और HTTPS में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे HTTP वर्क करती है सेम सेम एग्जैक्ट तरीके से HTTPS वर्क करता है, कोई डिफरेंस नहीं। एक डिफरेंस बस ये हमारे S का होता है, S का, इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, बस और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। सिंपली अगर कोई पूछे तो आप ऐसे बोल सकते हो, बता सकते हो कि HTTP प्लेन TCP को यूज करता है एज ए प्रोटोकॉल, ठीक है। जो हमारा HTTP होता है, HTTP ये यूज करता है प्लेन TCP प्रोटोकॉल, प्लेन TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए, डेटा के ट्रांसपोर्टेशन में प्लेन TCP प्रोटोकॉल का यूज होता है, जो कि अनइनक्रिप्टेड होता है एंड कोई भी अटैकर उसको इंटरसेप्ट करके, स्निफ करके उसकी डिटेल्स को प्लेन टेक्स्ट में देख सकता है, चाहे वो यूजर क्रेडेंशियल्स हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, या कोई लॉगिन, कुछ भी किसी भी तरीके से हो, वो उसको देख सकता है प्लेन TCP प्रोटोकॉल के अंदर में, जो कि हमारा HTTP फॉलो करता है, HTTP यूज करता है, ठीक है। इसके ऊपर HTTP के ऊपर MITM, मैन इन द मिडिल अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर अटैक है HTTP प्रोटोकॉल्स के ऊपर, जिससे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन हार्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं, उसको प्लेन टेक्स्ट में देख सकते हैं। ये सबसे सिंपल एक डेफिनेशन है। बट HTTPS जो है, HTTPS ये सेम एज HTTP होता है, सेम एज HTTP है, ठीक है। सेम प्रोटोकॉल, सेम टाइप के प्रोटोकॉल यानी कि TCP का यूज करता है, बट ये एक सिक्योर टनल के थ्रू, सॉरी ये सिंगल एल है, सिक्योर टनल के थ्रू सिक्योर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का यूज करता है, सिक्योर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का यूज करता है, जिसको कि हम बोलते हैं, जो कि पॉपुलर है SSL के नाम से, जिसको कि बोलते हैं सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। ये फुल फॉर्म तुमको मिल जाएगा वैसे, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मैं फुल फॉर्म नहीं लिखता, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। तो सेम एज HTTP, बट ये एक सिक्योर टनल के थ्रू एक सिक्योर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये काम करता है, जिसको कि हम SSL बोलते हैं। ये सिक्योर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम SSL को ही बोलते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन रखता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, बस और कुछ भी नहीं। एक वेब सर्वर, एक हमारा सर्वर, एक टाइम पे HTTP अगर यूज करता है और एक टाइम पे अगर वो HTTPS यूज करता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इज इक्वल टू सेम रहेगी इसमें, और इसमें भी सिक्योरिटी इज इक्वल टू सेम रहेगी। मतलब दोनों ही इक्वली सिक्योर है, दोनों ही इक्वली सिक्योर है। तो फिर HTTPS क्यों प्रेफर करते हैं लोग, वाई पीपल प्रीफर टू यूज HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP, जब दोनों सिक्योर है भैया तो क्या जरूरत है HTTPS यूज करने की? नहीं, HTTPS जो होता है इसमें जब कम्युनिकेशन होती है, जैसे ये क्लाइंट है हमारा, ये हमारा क्लाइंट है, इसके बीच और सर्वर के बीच जब कम्युनिकेशन हो रही है, बातें हो रही हैं, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन ये इनक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्टेड होता है, यानी ये बीच की सिर्फ कम्युनिकेशन, ये एंड पॉइंट पे कुछ भी नहीं होता, एंड पॉइंट को भूल जाओ। अब ये एंड पॉइंट पे इंक्रिप्शन कब आता है, जब हम बात करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, जब हम बात करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तब ये एंड पॉइंट की इंक्रिप्शन की भी हम बात करते हैं, जो कि आजकल सारे वेब एप्लीकेशंस पॉपुलरली जो इतने भी हैं वो सारे इसको जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं इस फीचर को। बेसिकली एंड टू एंड ही बोलते हैं उसको, लाइक अगर व्हाट्सएप की भी बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, कोई भी बात करें, तो ये दे क्लेम दैट दे प्रोवाइड एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एक एंड से दूसरे एंड तक का इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल अगर हम बात करें HTTPS के बीच में, तो ये बीच की कम्युनिकेशन को बस इंक्रिप्ट करता है, बस कम्युनिकेशन को, दैट्स इट। अब यहाँ जो HTTP का केस है, तो यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट है HTTP के केस में, अगर इससे कम्युनिकेट हो रहा है,
तो यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड्स, प्लेन टेक्स्ट में लॉगिन क्रेडेंशियल्स, प्लेन टेक्स्ट में सारी डिटेल्स जो है वो सर्वर पे जाएंगी, दैट्स इट। अब HTTPS वाली वेबसाइट्स जो बेसिकली जो वेबसाइट जो HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, वो वेबसाइट जो है वो जो वेबसाइट जो भी बेसिकली HTTPS को फॉलो करती है, जो सर्वर्स है, वेब सर्वर्स है, अगर उन सर्वर्स पे कोई डायरेक्ट अटैक होता है, डायरेक्ट अटैक नॉट इन्वॉल्विंग द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, डायरेक्ट सर्वर पे अटैक हो रहा है, उस केस में इस HTTPS का कोई रोल नहीं है इसको प्रोटेक्ट करने में। HTTPS इज जस्ट यूजलेस। HTTPS का फिर वहां कोई भी रोल नहीं। तो HTTPS प्रोटोकॉल एक सर्वर को एक डायरेक्ट अटैक से कभी नहीं बचा सकती है, नेवर एवर, क्योंकि बना ही नहीं है वैसे यूज होने के लिए। HTTPS has never been made to save the servers from direct attacks. डायरेक्ट अटैक्स का मतलब हो गया एक ऐसा अटैक जो डायरेक्टली सर्वर पे हो रहा है विदाउट कम्युनिकेटिंग थ्रू क्लाइंट, कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं हो रहा, जिससे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे, क्लाइंट, अब जैसे देखो, जैसे कोई मलिशियस कोई कोड हुआ या कोई स्पेशल क्राफ्टेड URL हो गया, तो ये डायरेक्ट अटैक्स नहीं होती है, इनडायरेक्ट अटैक हो गया। स्पेशल क्राफ्टेड, जैसे अब मान लो हम XSS की बात करते हैं, XSS के हम अंदर कुछ मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड डाल देते हैं, मलिशियस JS कोड्स, और इसको हम सर्वर पे भेजने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज नॉट डायरेक्ट अटैक, दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात कर रहा डायरेक्ट जो सर्वर पर अटैक कर रहा है, जिसमें कि हमें कोई मैलिशियस इंफॉर्मेशन नहीं भेजना हो, हमें बस भेज देना हो कुछ भी डायरेक्टली। जैसे कि एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल डॉस अटैक, डॉस या DDoS ले लो। डॉस, DDoS, इन सबको HTTP और HTTPS से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि HTTP है या HTTPS से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे फर्क पड़ता तो अनइंटेंशनल डॉस अटैक से हमारा CBSE की वेबसाइट भी बच जाती, हमारी IRCTC की वेबसाइट भी बच जाती, वो भी कभी डाउन नहीं होती, फेसबुक भी डाउन नहीं होता, अटैकर्स नहीं कर पाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डायरेक्ट अटैक्स के एक एग्जाम्पल एक हो गया। ऐसे बहुत सारे और अटैक्स हैं जिनका हम डायरेक्ट अटैक में यूज कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट अटैक टाइप हम उसको समझ सकते हैं। तो जनरली हम इसको कैसे समझते हैं कि अगर HTTPS है तो कम्युनिकेशन विल बी इंक्रिप्टेड एंड प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड, तो जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहती है, बस प्राइवेसी जो इंटीग्रिटी होती है वो बनी रहती है, बस बात खत्म, ठीक है। एंड HTTPS हो या नहीं हो, कुछ भी हो, HTTP और HTTPS दोनों सेम तरीके से सेम फंक्शंस करते हैं, बिना किसी एक रत्ती के डिफरेंस के, ठीक है। नया अपडेट ये है कि आज के टाइम में SSL नहीं है कुछ भी। SSL जो है वो अब खत्म हो चुका है, अगर आपको नहीं पता गाइस, तो SSL is nothing for nowadays. SSL has already been ended. तो आप बोलोगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो अपने मेरे पास सर्वर है, cPanel है, उसमें SSL आता है, ये सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें, तो भैया SSL को ऑलरेडी रिमूव करके, ठीक है, एंड इसका एक सक्सेसर जो है TLS, उसको यूज़ किया जा रहा है हर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, हर जगह पे, बट आज भी लोग इसको प्रीवियस नेम से जानते हैं SSL, और इवन इसको ही बेसिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं या यूज में लेते हैं, लिखने में भी, बोलने में भी, बट बैक द सीन, बिहाइंड द सीन, TLS इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसको बोल सकते हो, ठीक है। बस ये चीज, ये एक सिंपल सा HTTPS का फंडा है। अब HTTPS के फंडा में तुमने देखा कि हमने देखा HTTP, हमने देखा HTTPS, बहुत माइनर डिफरेंस है। इनके अलावे एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं HTTP प्रॉक्सी। HTTP पोर्ट नंबर 88, HTTPS पोर्ट नंबर 443 एंड HTTP प्रॉक्सी पोर्ट नंबर 80
80। ठीक है, 3 वेरिएंट होते हैं हमारे। तो HTTP के बारे में तो हमने खैर काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। HTTP जनरल हेडर, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर्स, ये सारे जो पढ़े हमने वो HTTPS में भी वही होता है, वही हेडर्स, वही रिक्वेस्ट हेडर्स, वही रिस्पॉन्स हेडर्स, सब चीज़ें। बस इसमें एक एस लगा है और कम्युनिकेशन इनक्रिप्ट हो चुका है, दैट्स इट। यही सिंपल से कंसेप्ट है बस। और पोर्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 अलग अलग सर्विसेज हैं, तो एक पोर्ट पे एक टाइम पे एक ही सर्विस रन हो सकती है। ठीक है, एक पोर्ट पे एक टाइम पे कोई एक ही सर्विस रन होती है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ लास्ट में हमारा है HTTP प्रॉक्सी। ठीक है, HTTP प्रॉक्सी। अब HTTP प्रॉक्सी क्या है वो हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड। ओके, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ठीक है, HTTP प्रॉक्सी। ठीक है, HTTP प्रॉक्सी। अब देखिए, HTTP प्रॉक्सी जो होता है ना, ये क्या होता है, पहले आप इस चीज के कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, इस चीज के कंसेप्ट को समझिए। जब भी आप कहीं भी प्रॉक्सी देखो, वेयर एवर यू सी द प्रॉक्सी, चाहे वो किसी भी तरीके से देखो, कहीं भी देखो, कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये क्लाइंट है, ये सर्वर है और ये प्रॉक्सी है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करती है। यहां जब ये प्रॉक्सी काम कर रही है तो ये बेसिकली क्लाइंट के लिए काम कर रही है, इसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। एंड वहीं जब हम रिवर्स प्रॉक्सी की बात कर लेते हैं, जब हम रिवर्स प्रॉक्सी की बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा, रिवर्स प्रॉक्सी की जब हम बात करते हैं तो उस केस में ये सर्वर के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉक्सीज ऑलवेज वर्क्स फॉर क्लाइंट्स, रिवर्स प्रॉक्सीज ऑलवेज वर्क्स फॉर सर्वर्स। रिवर्स प्रॉक्सी ही सेट करके आप कई सारे सर्वर्स की जो रिस्पॉन्स है उसमें कई सारे चेंजेस लाके एंड उसको बाईपास करने की कोशिश कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। ये बोलो थॉट है ये कि आप कर सकते हो। ठीक है, वो रिवर्स प्रॉक्सीज वगैरह के कैसे क्या, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए HTTP प्रॉक्सीज पे ही हम फोकस करते हैं। ठीक है, नाउ लिख लो एक बार। HTTP प्रॉक्सी is a server that 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 is present between the client browser and the web server that is present in the client browser that is present between, लिख लो, between the client browser and the web server। ठीक है, इसको लिखो, when you configure the browser when you configure the browser to use a proxy server, when you configure the ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करोगे अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज करने के लिए, when you configure the browser to use a proxy server, तो इस केस में ब्राउजर सारे जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा और प्रॉक्सी सर्वर फिर उन रिक्वेस्ट को एक्चुअल जो हमारा सर्वर है वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ठीक है, एंड ये हो गया। एंड जब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, जो भी रिस्पॉन्ड करेगा, तो सर्वर के रिस्पॉन्ड को ये प्रॉक्सी सर्वर वापस से ब्राउजर तक लेके
पहुंचा देगा, ब्राउजर तक भेज देगा। ठीक, ये प्रॉक्सी सर्वर का जनरली काम होता है। ओके, नाउ प्रॉक्सी सर्वर्स का कुछ एडिशनल काम भी होता है। सिर्फ रिले करना नहीं है, रिक्वेस्ट को रिले करना, ब्राउजर से सर्वर, सर्वर से ब्राउजर तक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ले जाना ले आना ही काम नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर्स कैशिंग का भी काम करती हैं, लाइक कैशिंग, लाइक जो आपकी ब्राउजर कैशिंग का बोलते हो ना, डेटा कैशिंग, उसका भी काम करती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का भी कई बार काम करती है, ऑथेंटिकेशन का भी आपके लिए हैंडल करती है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का भी हैंडल करती है। लाइक जो भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम है वो भी जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो करता है। ठीक है, नाउ अब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि HTTP अगर प्रॉक्सी के साथ यूज हो रहा है, लाइक प्रॉक्सी HTTP, अगर इफ वी आर यूजिंग HTTP प्रॉक्सी, देन ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। कि जब हम प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं तो HTTP कैसे वर्क करेगा और कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, मैं समझाते भी चलूंगा, कोई इश्यू नहीं है, तो प्लीज राइट इट डाउन। प्लीज राइट इट डाउन। चलो पहला हम समझते हैं इसको थोड़ा आराम से। व्हेन अ ब्राउजर sends unencrypted HTTP request to a proxy server, when a browser sends यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HTTP अभी कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं when HTTP unencrypted request is sent, ठीक है, HTTP unencrypted request is sent. So when a browser sends an unencrypted HTTP request to a proxy server, को जब ये भेजता है, it places the full URL into the request. Places the full URL into the request. Including the protocol prefix जिसको हम बोलते हैं HTTP, जो ये आपने देखा होगा इस तरीके से, including the protocol prefix HTTP. ठीक है, when a browser sends an unencrypted HTTP request to a proxy server, it places the full URL into the request, including the protocol prefix HTTP. ठीक है, प्रोटोकॉल प्रीफिक्स HTTP इंक्लूडेड होता है उसमें। होस्ट नेम जो सर्वर का होस्ट नेम होता है वो, तो यहाँ लिख लो सर्वर होस्ट नेम एंड पोर्ट नंबर। अगर वो
पोर्ट नंबर लाइक नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर, जैसे पोर्ट नंबर जैसे अगर मान लो FTP है, अगर मान लो वहाँ पे, और तो वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज जब होता है, अगर FTP पोर्ट है तो 21 या 22 वहाँ पे मेंशन कर देना। अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड पोर्ट है लाइक 80 है, 8080 है, 443 है, तो ये मेंशन नहीं होगा URL में जनरली, बट बाकी जो है वो URL में मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर, द होस्ट नेम, मतलब एक तो HTTP प्रीफिक्स HTTP, द सर्वर्स होस्ट नेम एंड द पोर्ट नंबर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट में इंक्लूड करता है। ओके, द प्रॉक्सी सर्वर, अब क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर जो क्या करता है, द प्रॉक्सी सर्वर extract the hostname and port, extract the hostname, extract the hostname and port, hostname and port, and use these two, and use these two, and use these to direct the requests to the correct destination web server, to direct the request to the correct web server, टू द करेक्ट वेब सर्वर। अब ये जो कहानी है, ये जो कंसेप्ट है, ये किसी भी सर्वर, किसी भी प्रॉक्सी सर्वर के लिए वैलिड होती है। कोई भी प्रॉक्सी सर्वर हो उसके लिए वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे वैलिड का इसको थोड़ा समझते भी है एक तरह से। जब ब्राउजर कोई भी, देखो इसको समझना ऐसे, जब भी आपका ब्राउजर कोई भी अनइनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, यानी HTTP के केस में, नॉट HTTPS, HTTP के केस में करता है प्रॉक्सी सर्वर को, तो मान लो कि ये प्रॉक्सी सर्वर है, मान लो अभी हम HTTP ट्रैफिक भेज रहे हैं इस पे। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है, वो फुल URL डाल देता है हमारे रिक्वेस्ट में। जो रिक्वेस्ट होता है, जो रिक्वेस्ट यहाँ क्लाइंट से आई है, यहाँ पे मान लो ये रिक्वेस्ट आई है, तो इसमें फुल URL इसने इंसर्ट कर दी। उस फुल URL में क्या क्या रहता है, एक तो ये HTTP प्रीफिक्स होता है, एक तो सर्वर का होस्ट नेम होता है, और एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, वो डाल देता है। अब जब ये जो बेसिकली मतलब बेसिकली जब ये रिक्वेस्ट वाले उसमें जब ये डिटेल्स डालता है, ठीक है, डिटेल्स मतलब प्रॉक्सी सर्वर से जब ये रिक्वेस्ट करता है, तो डिटेल्स जब इसमें आती है, जो भी डिटेल्स आती है, तो उस डिटेल को प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, निकाल देता है। मतलब ये डिटेल, तो डिटेल कौन डालेगा, डिटेल कौन डालेगा, बताओ मुझे, ये जो डिटेल है वो कौन डालेगा? ओके आशीष, और कोई? प्रॉक्सी डालेगा। प्रॉक्सी कैसे डालेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट हमारा ब्राउजर कर रहा है ना, तो डिटेल तो वही डालेगा, है ना। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब बेसिकली जो ये ब्राउजर है, जब ये अनइनक्रिप्टेड HTTP रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट में जो भी डिटेल होंगी, लाइक क्या क्या डिटेल होंगी, HTTP का प्रीफिक्स होगा, सर्वर का होस्ट नेम होगा, और पोर्ट नंबर होगा, ये डिटेल्स होंगी। तो प्रॉक्सी सर्वर इन डिटेल्स में, इन डिटेल्स को बेसिकली जो डिटेल्स आएंगे, उनमें से इन डिटेल्स को सर्वर होस्ट नेम और पोर्ट नंबर को स्पेशली, ठीक है, सर्वर का होस्ट नेम और पोर्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये जो प्रॉक्सी सर्वर है, होस्ट नेम और पोर्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और इसी होस्ट नेम और पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा, इसी होस्ट नंबर और पोर्ट पे रिक्वेस्ट को भेज देगा। बस यही काम होगा। ये HTTP के केस में होगा, जब बीच में कोई प्रॉक्सी या फिर VPN यूज, मान लो ये प्रॉक्सी सर्वर, मान लो VPN है हमारा, VPN इज अ प्रॉक्सी सर्वर। क्लाउडफ्लेयर मान लो, क्लाउडफ्लेयर ये भी एक प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइडर है, क्लाउडफ्लेयर भी एक प्रॉक्सी सर्वर है। तो कहने का मतलब है कि HTTP की केस में जब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है
प्लेन टेक्स्ट रिक्वेस्ट होता है, HTTP अनइनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट होता है। तो उस रिक्वेस्ट में बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे कि HTTP का प्रीफिक्स हो गया, सर्वर होस्ट नेम हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो प्रॉक्सी के पास जब वो आता है, क्योंकि वो बीच में है, तो प्रॉक्सी उसमें से होस्ट नेम और पोर्ट निकाल लेता है। उसको पता अब चल जाता है कि कहाँ पे ये रिक्वेस्ट को भेजना है और कहाँ पे ये पोर्ट, किस पोर्ट पे भेजना है। तो अब उस रिक्वेस्ट को वो सर्वर तक उसी होस्ट नेम एंड पोर्ट पे भेज देता है। ये काम है हमारे HTTP प्रॉक्सी का, जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है HTTP बेस्ड है। अब यहाँ पे समझ में आया ये सबको? एवरीवन गेट इट? आपको समझ में आया सबको? प्लीज लेट मी नो। बाकी लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनका? यस यस यस, ओके। ठीक है, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये तो हमारी बात हो गई ये तो हमारी बात हो गई जब HTTP यूज हो रहा था। what about if HTTPS being used? अगर HTTPS यूज हो रहा है तो फिर क्या? सिंपल सी बात, क्योंकि HTTPS में तो डेटा जो है वो तो इनक्रिप्टेड होगा। डेटा जो है HTTPS में वो तो इनक्रिप्टेड होगा, राइट? तो इनक्रिप्टेड डेटा है, इसको कोई प्रॉक्सी सर्वर कैसे डिक्रिप्ट करेगा? यहां तो इंक्रिप्शन लगा हुआ है ना, तो इंक्रिप्शन जो लगा ये प्रॉक्सी सर्वर्स के डिक्रिप्ट करने के लिए थोड़ी ना लगा हुआ है, इट्स एक्चुअली इनक्रिप्टेड। अब इनके पास वो प्राइवेट की होगी तब ना, नहीं तो ऐसे तो होगी नहीं, ऐसा तो इंक्रिप्शन होगा नहीं कि हाँ भाई कि सबके पास प्राइवेट की घूमता फिरे और उसको डिक्रिप्ट करता चले। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। क्या हो जाता है इसको लिखो, समझेंगे। बट व्हेन वी यूज HTTPS, but when we use HTTPS, but when we use HTTPS, ठीक है, but when we use HTTPS, the browser cannot perform the SSL handshake with the proxy server। जब HTTPS यूज होता है इस केस में, जो हमारा ब्राउजर है ना, ब्राउजर ये रहा और ये रहा हमारा प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर हो गया एंड ये हमारा सर्वर हो गया। तो ब्राउजर और प्रॉक्सी सर्वर की SSL हैंडशेक ही नहीं हो पाती। SSL हैंडशेक, इसको अगर अभी सिंपली समझें तो बातचीत नहीं हो पाती है, दोस्ती नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। तो ये बोलेगा कि भैया आप तो इनक्रिप्टेड डेटा भेज रहे हैं हमारे पास, हम तो डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते, फिर कैसे चलेगा काम? तो अब आगे लिखो। When we use HTTPS, the browser cannot perform the SSL handshake with the proxy server. ठीक है, मतलब कि हाथ नहीं मिला पाएगा एंड मतलब बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, SSL हैंडशेक का मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब कि ड्यू टू द इंक्रिप्शन दे कैन नॉट हैंडशेक, दे कैन नॉट लाइक कम्युनिकेट। अब SSL हैंडशेक अगर कर पाता, लाइक अगर लेट सपोज कर पाता, तो इसमें क्या हो जाता है ना कि क्लाइंट बेसिकली जो होता है लाइक ब्राउजर, ये प्रॉक्सी सर्वर के साथ अगर हैंडशेक कर लिया, इसका मतलब है
कि ये क्लाइंट सीक्रेट की जो होते हैं, जो लाइक प्राइवेट की हो गया या अनइनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की जो की होती है, वो शेयर कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर के साथ। इसका मतलब ये होता है बस। अब ये चीज जो है, ये चीज बहुत ही डेंजरस हो सकती है, एंड ब्राउजर या क्लाइंट कभी भी नहीं चाहेगा कि एक किसी भी रैंडम प्रॉक्सी सर्वर के साथ में एसएसएल हैंडशेक कर लो। ऐसा वो जनरली चाहेगा नहीं, क्योंकि ये तो इंटीग्रिटी के पे ऊपर हमला हो गया ना एक तरह से। इंटीग्रिटी के ऊपर हमला कैसे हुआ कि भैया यहां यूजर बैठा है, यूजर ने डेटा भेजा एबीसी, ये बहुत ही प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा है, ठीक है। इसको इस सर्वर तक पहुंचाना है प्रॉक्सी के थ्रू। अब यूजर ने एबीसी डेटा को भेजा प्रॉक्सी के थ्रू, चाहता है कि मेरा सिक्योर रहे। लोग प्रॉक्सी क्यों यूज करते हैं? ताकि हम सिक्योर रहे। वीपीएन क्यों यूज करते हैं? ताकि हम सिक्योर रहें, ठीक है। तो अब अगर ब्राउजर खुद इसके साथ की एक्सचेंज कर लेगा या की शेयर कर लेगा, प्राइवेट की या जो भी एक्सेस की हो गई, अगर वो की शेयर कर लेगा, इसका मतलब है ये जो प्रॉक्सी सर्वर ये तो आराम से इसको डिक्रिप्ट करेगा भाई। हाँ, डिक्रिप्ट करेगा, इसका मतलब आराम से उस डेटा को पढ़ सकता है, वो रीड कर सकता है, एंड उस डेटा को कुछ भी गलत यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, किसी और को दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को दे सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ब्राउजर तो ऐसा नहीं करेगा ना कि भैया मेरा जो यूजर है मैं उसी के ऊपर उसके इंटीग्रिटी को खत्म कर दूं। तो उस केस में क्या होता है, लिखो लिखो, when we use HTTPS, the browser cannot perform SSL handshake with proxy server because this will break the secure tunnel. This will break the secure tunnel. ब्रेक हो जाएगा सिक्योर टनल, क्योंकि हैंडशेक हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, की एक्सचेंज हो जाएगी, जो प्राइवेट की है या कोई भी की जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी। एंड जब की एक्सचेंज हो जाएगी बेसिकली, यानी कि सीक्रेट की जो एक्सचेंज हो जाएगी, उस केस में कोई भी डेटा ओपन हो जाएगा अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में, सब दिखेगा। तो बिकॉज इट विल ब्रेक द सिक्योर टनल एंड लीव द कम्युनिकेशन वल्नरेबल टू मैन इन द मिडिल अटैक्स। या फिर प्रॉक्सी सर्वर ही खुद बैंड बजा देगा उसकी। मतलब मान लो, लेट सपोज, उसको मूव नहीं करते, लेट सपोज ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर इतना लिख लिया, अब लिखो नाउ, लिखो सो सो द ब्राउजर सो द ब्राउजर, अब यहां पे थोड़ा सा सीन चेंज होगा। सो द ब्राउजर, क्योंकि अब वो सीन तो होगा नहीं जैसे नॉर्मल हो रहा था कि प्रॉक्सी सर्वर से बातचीत करके हो गया। एचटीटीपी के केस में तो नॉर्मल हुआ, ये रिक्वेस्ट, प्लेन रिक्वेस्ट गई, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, अनइनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के पास, प्रॉक्सी सर्वर ने उसको रिले करके भेज दिया सर्वर के पास, मतलब उसको चेन, उसको इधर भेज दिया, सर्वर से फिर लिया और फिर ब्राउजर को दे दिया, कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि अनइनक्रिप्टेड डेटा था। बट यहाँ जब एचटीटीपीएस यूज हो रहा है, एचटीटीपीएस के केस में यहाँ पे ये चीज फंडा तो होगा नहीं, ब्राउजर शेयर करेगा नहीं सीक्रेट की, तो अब क्या होगा, लिखो नाउ द ब्राउजर must use now the browser must use the proxy server the proxy server the proxy server as a pure TCP relay, as a pure TCP relay। अब इस पे भी आएंगे, कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा यहाँ पे, है सिंपल सा चीज है यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझोगे, बाकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। now the browser must use the proxy जो proxy सर्वर है as a pure TCP relay, which passes all the data
all data in both directions, between browser and server, between browser and server, between browser and server। इसको पूरा पहले वो कर लो, समझ लो, फिर हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नाउ अब जो ब्राउजर है वो प्रॉक्सी सर्वर को प्योर टीसीपी रिले की तरह यूज करेगा, जो कि सारी डेटा को दोनों डायरेक्शन में जो है वो भेजेगा, दोनों डायरेक्शन में वो पास करेगा, यानी जो भी डेटा है उसको दोनों डायरेक्शन में वो भेज सकता है, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर को, क्लाइंट को भी और सर्वर को भी, ब्राउजर को भी और सर्वर को भी, क्योंकि ये ब्राउजर जो है अब इसको एक प्योर टीसीपी रिले की तरह यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या है अभी देखो, आगे समझ में आएगा। नाउ राइट इट डाउन, write it down. With this, with this, with this, with this, the browser performs the SSL handshake. The browser performs the SSL handshake as normal, as normal, as normal, as normal। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको एक प्योर टीसीपी रिले की तरह यूज हो रहा है प्रॉक्सी सर्वर, तो इस केस में डेटा सर्वर तक भी पहुंच रहा है और डेटा जो है वो क्लाइंट तक भी पहुंच रहा है, यानी कि ये जो प्योर टीसीपी रिले बन चुका है प्रॉक्सी सर्वर, ये अब डेटा को सर्वर तक भी भेज सकता है और डेटा को क्लाइंट तक भी भेज सकता है। मतलब ये दोनों जगह डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसके ऊपर अब आ चुका है, अब ये कर सकता है काम। जब दोनों जगह डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसका मतलब क्लाइंट का डेटा उठा के सर्वर को भी भेज सकता है, सर्वर का डेटा उठा के क्लाइंट को भी भेज सकता है। लेकिन लिखो इसमें और चीजें, लिखो, लिखा अभी, नाउ इन विच द ब्राउजर एंड लिखो बाय दिस, या फिर ऐसे लिखो बाय दिस द ब्राउजर परफॉर्म्स द एसएसएल हैंडशेक एज नॉर्मल। लेकिन अब इसको एक्शन में लाने के लिए क्या करता है एक्चुअली, मतलब ऐसे कैसे रिले बना देगा, ऐसे कैसे मतलब ये सब कर देगा ब्राउजर। तो देखो, लिखो इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको रिले बनाने के लिए ब्राउजर क्या करता है वो जानते हैं। हमने अभी तक क्या हमने देखा, क्या कि इसको रिले बना देता है, टीसीपी रिले। तो भैया टीसीपी रिले ऐसे ही बना देगा, मतलब कुछ भी आया और मतलब ये प्रॉक्सी सर्वर को टीसीपी रिले बना देगा ब्राउजर, ऐसे कैसे बना देगा। तो उसका ही अब मैं तुमको समझा रहा हूं, उसको समझ लेना, ये समझ में आ गया तो पूरा आसान है। टू एस्टैब्लिश दिस रिले, टू एस्टैब्लिश दिस रिले, to establish this relay, the browser makes an HTTP request to the proxy server. The browser makes an HTTP request to the proxy server। और ये कैसे भैया, the browser makes an HTTP request to the proxy server using क्या यूज करेगा भैया, यूजिंग कनेक्ट मेथड, यूजिंग कनेक्ट मेथड। जो हमारा HTTP मेथड्स आपने जो बेसिकली जो देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसी में एक कनेक्ट मेथड भी है, जिससे कि बेसिकली जो आपका ब्राउज़र है वो किसी भी सर्वर को, कोई भी सर्वर हो, सर्वर होता है, चाहे वो प्रॉक्सी सर्वर है या प्रॉक्सी सर्वर हो या नॉर्मल जनरल हमारा जेनरिक सर्वर हो, कोई भी सर्वर हो, ठीक है। तो HTTP
मेथड में ये जो कनेक्ट वाला मेथड होता है, ये बेसिकली दो साइड का कम्युनिकेशन करने के लिए यूज लिया जाता है, टू साइड कम्युनिकेशन। कनेक्ट मेथड से बेसिकली क्या होता है, टू साइड कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है, टू साइड कम्युनिकेशन के, यानी दोनों साइड से रिक्वेस्ट को जो दोनों साइड से रिसोर्सेज को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज। अब ये जो कनेक्ट मेथड है, कनेक्ट मेथड, तो कनेक्ट मेथड का जनरली HTTPS वाले जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए ही यूज किया जाता है जनरली, ताकि उनसे कनेक्शन बनाया जा सके, एंड जनरली इसको यूज करते ही करते हैं। तो यहां पे भी हमारा ब्राउजर भैया जो है वो HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रॉक्सी सर्वर को। ठीक है, तो लिखो टू एस्टैब्लिश दिस रिले द ब्राउजर मेक्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द प्रॉक्सी सर्वर। HTTP देखो कितना कितना कमाल का कंसेप्ट है, कितनी तुम सोचोगे तब समझ में आएगा। ऐसे तुमको लगेगा कि बस लिख रहे हो या फिर बस सुन रहे हो या जो भी है, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड कि क्या हो रहा है। ब्राउजर है, सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है, फिर एक मेन सर्वर है। ब्राउजर सर्वर प्रॉक्सी सर्वर से इंटरैक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि HTTPS वाली रिक्वेस्ट है भैया। HTTPS पे साइट है, वेबसाइट जो है हमारा HTTPS पे, ये जो सर्वर है मान लो HTTPS पे है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर से नहीं जुड़ सकता क्योंकि सिक्योर टनल बाईपास हो जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ेगा तो सिक्योर टनल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हैंडशेक अगर कर लिया उसने, जनरल अगर हैंडशेक कर लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो तो की एक्सचेंज कर रहा है, सीक्रेट की। इसका मतलब ये जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से अब प्राइवेट नहीं रहेंगी। तो प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है, HTTPS से कनेक्ट भी करना है, और भैया प्रॉक्सी सर्वर का यूज भी करना है, सारा काम करना है। तो सब चीजों को मिला जुला चल रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। टू एस्टैब्लिश दिस रिले द ब्राउजर मेक एन HTTP रिक्वेस्ट टू द प्रॉक्सी सर्वर यूजिंग कनेक्ट मेथड and specifying the destination hostname and port number as the URL, and specifying the destination hostname and port number। जब ये कनेक्ट मेथड से करेगा कनेक्ट HTTP रिक्वेस्ट भेज के, तो ये होस्टनेम एंड पोर्ट नंबर भी बताएगा, यानी होस्टनेम जो सर्वर का होस्टनेम है जिससे कनेक्ट होना है, जिस सर्वर से कनेक्ट होना है वो होस्टनेम। ठीक है, एंड उसी का पोर्ट नंबर जिस पोर्ट पे बेसिकली कनेक्शन बननी है। समझ में आ गया? तो लिखो अभी एंड स्पेसिफाइंग द डेस्टिनेशन होस्टनेम एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, URL में ऑब्वियसली URL एज द URL में ही होता है, ये एज अ URL यू कैन राइट एज अ URL। ठीक है, if the proxy server allows the request, मतलब यहां पे भी है कि अगर प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को अलाउ करती है तो इट रिटर्न्स विथ देन HTTP रिस्पॉन्स 200 ओके कोड। अगर अलाउ करती है तो ये स्टेटस कोड HTTP स्टेटस कोड 200 ओके का देती है, 200 ओके। ठीक है, 200 ओके, एंड उस टाइम एंड TCP कनेक्शन को, TCP जो कनेक्शन बना है हमारा, इसको ओपन रखती है फॉर फर्दर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट्स एंड रिप्लाईज। ठीक है, बस। और इस केस में इस तरीके से अगर ये अलाउ कर देती है तो उसके बाद से जब तक ये कम्युनिकेशन चल रहा है तब तक ये प्रॉक्सी सर्वर एक TCP रिले की तरह, एक प्योर TCP रिले की तरह काम करेगी। बस बात खत्म। ये भी डिपेंड करता है कि प्रॉक्सी सर्वर अलाउड कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉक्सी सर्वर से HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है बट ये कनेक्ट मेथड से कर रहा है। कनेक्ट मेथड एक HTTP मेथड है जिसको कि
मेल फंक्शंस जिसमें मेल फंक्शंस हो सकते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, जिसमें अटैकर कुछ भी कर सकता है, अटैकर चेंजेस कर सकता है। और ऐसा प्रॉक्सी सर्वर को जब ऐसा रिक्वेस्ट जाता है तो ये प्रॉक्सी सर्वर के लिए भी थोड़ी सी लाइक रिस्की हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं, अलाउ करते हैं, जनरली आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक सिक्योरिटी का वो है, बट कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉक्सी सर्वर अलाउड भी करते हैं और फिर HTTP रिस्पॉन्स आता है हमारे सर्वर के साइड से और हमारा कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल स्टार्ट कर जाता है, फ्लो में आ जाता है। बस दैट्स इट। ठीक है, इतना दिमाग में घुसा होगा, दिमाग में समझ में आ गया होगा। Got it everyone? ठीक। अब 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 एक चीज मुझे एक चीज मुझे बताओ, ये जो प्रॉक्सी का कंसेप्ट मैंने बताया कि बीच में है, इस तरह से HTTP के केस में डायरेक्ट, HTTPS के केस में बीच में आके उसको रिले बना के उसको HTTP रिक्वेस्ट करके और फिर TCP रिले बना के और फिर उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, अरे TCP रिले, यस, TCP रिले, सिंपल TCP रिले, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था ना, TCP रिक्वेस्ट जो किया था हमने नॉर्मल सा TCP रिले का, एक सिंपल सा TCP रिले का मतलब हो जाता है कि एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन का रास्ता, तरीका, और उसमें हम HTTP रिक्वेस्ट को भेजते हैं। तो ये एक जनरल रिक्वेस्ट हो गया, ये एक नॉन इनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट हो गया। समझ में आ गया? जब हम TCP रिले यानी TCP कम्युनिकेशन, हम उसके बीच से एक HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस TCP का यूज करते हुए, प्रोटोकॉल है वो, TCP कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल है, बस एक तरीका है, बस बात खत्म, एक वे है, एक सेट ऑफ रूल्स है, बस बात खत्म। हाँ सर, कनेक्ट मेथड को हैकर क्या बेनिफिट नहीं ले सकते? वही तो बात है, वही तो बात है, ले सकते हैं ना, वही मैं पूछ रहा था अभी, तब तक आपने क्वेश्चन कर दिया। अब मुझे ये बताओ आप लोगों में से कोई भी कि क्या इस प्रॉक्सी सर्वर के कंसेप्ट को लेके कोई अटैकर कुछ कर सकता है क्या? आपके दिमाग में कुछ आता है क्या इस टाइप से? कुछ किसी के दिमाग में कुछ है ऐसा कंसेप्ट जो अपना दिमाग अपना दिमाग आप लगा के वो बताएं, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? किसी एनीवन हियर कोई बोलना चाहेगा कि प्रॉक्सी सर्वर को कैसे यूज किया जा सकता है, या किस तरीके से कोई अटैकर इसको थोड़ा सा अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है? हम्म, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। इसको इसको MITM कुणाल है ना? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। कुछ और भी इसमें कुछ इनपुट कोई डालना चाहेगा, लाइक कुछ और भी चीज़ें, तुषार? ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं, ओके। और कुछ इनपुट कोई और? अभिषेक नगर बोलो। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, एक्टिविटी आईडी, चलो। अब श्याम सिंह, कुछ कुछ दिमाग में है, कुछ बताओ, कुछ एक्स्ट्रा अलग से, मतलब अभी तक जो मैंने सुना उसके थोड़ा अलग दिमाग में कुछ है? डाउट है मतलब, कुछ तो सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मतलब ये कनेक्ट। हाँ तो कनेक्ट कुछ भी नहीं है, वो एक मेथड है, उसको तो तुम ऐसे भी जब बाईपास करना चाहो, ट्राई करो, हो जाए तो हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क है हम प्रॉक्सी को यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। एक सेकेंड, कुछ बोल रहे थे क्या यश? हाँ यश, कुछ बोल रहे थे। अच्छा रुक जाओ, एक सेकेंड, मैं इसको समझा, एक बोलता हूँ, इसको थोड़ा सोचना, मतलब इसको थोड़ा समझना मैं क्या व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? देखो, जस्ट इमेजिन, एक सेकेंड, जस्ट पानी गिर गया यार। जस्ट इमेजिन, बस ये इमेजिन करो, ठीक है? कोई किसी ने टाइप किया है नोट्स उसके लिए अभी जो मैंने बताया, तो प्लीज भेज दो चैट में। वो शोएब मांग रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा था ना, ये थोड़ा ये समझना, जो आप लोगों में से किसी ने आंसर नहीं करा, मैं सोच रहा था कि कुछ सुनने को मिलेगा। खुद सोचो, आप एक हैकर हो, अब मान लो इस कंसेप्ट को यूज करके, ऐसे कंसेप्ट को यूज कर करके तो खुद का कुछ बनाएंगे ना, खुद का मतलब खुद का कुछ खुरापाती कर सकता है कोई। हैकिंग डायरेक्टली हम हैक करना थोड़ी ना कोई सिखाएगा आपको कि डायरेक्टली हैक कर दो जाके किसी कंप्यूटर को, कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने तरीके से, बस हो जाएगा, बड़ा से बड़ा चीज हो जाएगा। एक हैकर हो भैया, और ये हमारा सर्वर है, ठीक है? हमको इसको हैक करना है, इस हैकर को, इस सर्वर को हैक करना है, हो गया बस। अब ये हैकर अगर डायरेक्ट सर्वर पे अटैक करता है, बहुत मुश्किल है, वेरी मुश्किल। सर्वर पे बहुत तरह के ऑथेंटिकेशन, बहुत तरह की जो है रूल्स एंड एक्सेस कंट्रोल्स होती हैं, इतना आसान नहीं है। जब तक कि वल्नरेबल ना हो, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, एक्सेसेस वगैरह, ये सब छोटी मोटी वल्नरेबिलिटी जब थोड़ा बहुत कर लोगे, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, जब तक कि कोई आरसी टाइप नहीं मिलता है, और वो भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे खतरनाक क्या है ना, कि एक हैकर अपना खुद का प्रॉक्सी सर्वर बीच में डाल दे। ये खुद का इसका प्रॉक्सी सर्वर है, खुद का प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर रेंट पे ले सकते हो, प्रॉक्सी सर्वर खरीद सकते हो, डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर चला सकते हो, इतना पैसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि इट्स अ वेरी इट विल बी अ वेरी लार्ज स्केल अटैक, जिसमें कि कोई भी डेटा की बैंड बच सकती है। कैसे? अगर आपने ये स्पेशल प्रॉक्सी सर्वर बीच में डाल दिया, अपने और सर्वर के बीच में, लेट्स सपोज अपने और सर्वर के बीच में, तो सर्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉक्सी कोई इसको रिक्वेस्ट भेजे या डायरेक्ट यूजर भेजे, इसको तो रिक्वेस्ट आएगा और रिप्लाई करेगा, बात खत्म। तो जब आपने बीच में ये प्रॉक्सी सर्वर डाल दिया है, देन आप किसी भी तरह के रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके, मॉडिफाई करके, जितने भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जा रहे हैं, उन सब को आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई कर सकते हो, इवन द वेबसाइट्स विच आर यूजिंग HTTPS। अब कैसे HTTPS को कैसे कर पाएगा, ये कौन बताएगा? HTTPS को कैसे कर पाएगा? HTTP को तो चलो ठीक है, HTTPS को क्यों कर पाएगा ऐसा? प्लीज आंसर कीजिए माइक ऑन करके, यहाँ पे बताइए। अरे भैया, HTTPS को HTTP में, एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, यस, यही बात, यही पॉइंट। वो जो तुम यस बोल रहे हो, वो तो यार नॉर्मल MITM अटैक्स में होता है, जब HTTPS को हम डाउनग्रेड करते हैं, HTTP फोर्स करते हैं HTTP पे ट्रैफिक सेंड करने के लिए, दैट इज SSL, पार्ट ऑफ SSL स्ट्रिपिंग। हम SSL को स्ट्रिप करते हैं, बाहर निकालते हैं। यहां तो हमें SSL स्ट्रिपिंग करना ही नहीं पड़ेगा, यहां तो हमें ये वाला कंसेप्ट फॉलो करना है, ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर, ये वाला कंसेप्ट। कैसे वही बात हो गई ना? कैसे कैसे बात हो गई बताओ? कहीं बिल्कुल ही अलग बात हो गई। SSL स्ट्रिपिंग जब आप करते हो, आप HTTPS को डाउनग्रेड करते हो, रिक्वेस्ट HTTPS की होती है। यहां जब ये बात हो जाती है, ये वाला कंसेप्ट जब होता है TCP रिले के थ्रू, तो डायरेक्टली HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाती है प्रॉक्सी सर्वर को। लेटर ऑन प्रॉक्सी सर्वर पे डिपेंड करता है कि वो आपको HTTPS वाली
रिक्वेस्ट भेजता है, अपने में वो इनक्रिप्ट करके भेजता है या नहीं भेजता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर्स जनरली इनक्रिप्ट दोस। मतलब आज के टाइम में तो यही होता है, आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर्स प्रोवाइड इनक्रिप्टेड कनेक्शन। प्रॉक्सी सर्वर का खुद का भी इंक्रिप्शन होता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्राउजर प्रॉक्सी सर्वर से इंटरैक्ट इंक्रिप्शन के साथ तो नहीं कर सकती हैंडशेक, तो ये तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगी टीसीपी रिले के थ्रू, टीसीपी टनल के थ्रू। बट प्रॉक्सी सर्वर तो इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा ना डेटा का, वो तो बोलेगा कि भैया मुझे तो डेटा को इंक्रिप्ट करके, मुझे तो प्राइवेसी देनी है ना, तभी तो मेरा कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज करेगा, नहीं तो मेरा प्रॉक्सी सर्वर कोई यूज क्यों करेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर ने उस डेटा को इंक्रिप्ट करके सर्वर के पास भेज दिया, और फिर जब रिस्पॉन्स आया उसको फिर इंक्रिप्ट करके हमारे ब्राउजर भैया को, क्योंकि अब तो वो रिस्पॉन्स कर सकता है ना, रिस्पॉन्ड उसको आराम से रिस्पॉन्ड करेगा, या तो उसको अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज देगा टीसीपी रिले के थ्रू, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिर से अगर वो रिक्वेस्ट को इंक्रिप्ट करेगा तो फिर से हैंडशेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, ये चीज है कि यहां पे अगर एचटीटीपीएस में भी रिस्पॉन्स ये करता है, मान लो प्रॉक्सी सर्वर, तो ये इससे की शेयर कर लेगा, ये बोलेगा कि भैया आप ब्राउजर थे, आपको की शेयरिंग में, सीक्रेट की शेयर करने में दिक्कत थी, मैं प्रॉक्सी सर्वर हूं, मिडिल वाला आदमी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है की शेयर करने में, आपसे क्लाइंट से क्या दिक्कत है की शेयर करने में, क्लाइंट की ही तो इंटीग्रिटी और क्लाइंट की ही तो कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की ही तो अवेलेबिलिटी जो है उसको सेफ गार्ड करना है, तो क्लाइंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, until and unless that client is not a hacker। हाँ, वो क्लाइंट खुद अगर हैकर है ना, तो इसी केस में ये खुद का प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करेगा, जिसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा मन मुताबिक, तो इसमें तो कहीं से भी HTTPS वाली बात आएगी नहीं। बट अगर HTTPS वेबसाइट पे वो अटैक कर रहा है, जो HTTPS वाली वेबसाइट्स है बेसिकली जो सिक्योर्ड है, तो उस केस में ये वाला मेथड यूज करके यहां तक पहुंचेगा, और फिर जब इसको रिस्पॉन्स मिलेगा यहां से, तो फिर ये इसको शेयर करेगा टीसीपी रिले के थ्रू। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा मेथड है, जैसे हमने यहाँ पे समझा है सेम वैसा ही मेथड यहाँ पे। बस ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये किसी थर्ड पार्टी का नहीं होगा, ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये हमारे अपने अटैकर भैया का होगा, जो हमारे अपने अटैकर भैया हैं वो खुद का प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर ओन। तो ये एक बहुत ही हाई स्केल अटैक हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइज, ये कोई पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट पे अटैक करने के लिए ऐसा कभी कोई नहीं करेगा। बेसिकली ये अटैक्स को हम मूवीज में, काफ़ी सारे मूवीज में आपको देखने को मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़े बड़े कंपनीज की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन पूरी हैक करने के लिए ये चीज़ की जा सकती है। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। कोई बहुत बड़ा हैकिंग ग्रुप कर सकता है ये, लाइक कोई इंडिविजुअल को सेटअप करने में और इसकी कॉस्टिंग तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी लाइक कि वो शायद ही कोई इंडिविजुअल कर पाए। बट हाँ, अगर कोई बहुत करोड़पति बेस आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं उसको आएगी, वो अपना प्रॉक्सी सर्वर, डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर लेगा, और उस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट भेजा, वो जो है वो सर्वर के पास भेजेगा, दैट्स इट। क्योंकि ये प्रॉक्सी सर्वर और ब्राउजर के बीच की ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक तरीका है बात करने का, इस तरीके से ही बात करते हैं। तो ये प्रॉक्सी सर्वर किसी थर्ड पार्टी का हो या किसी हैकर का हो, क्या फर्क पड़ता है, सर्वर को तो लगेगा थर्ड पार्टी से ही आ रही है ना रिक्वेस्ट, कोई ये प्रॉक्सी सर्वर इसके लिए क्लाइंट है, बस। तो उस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये मैन इन द मिडिल अटैक के लिए काफ़ी यूज में आती है, जनरली इंटरसेप्ट करके मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे HTTP में रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, क्योंकि ब्राउजर और प्रॉक्सी के बीच के जो इंटरसेप्ट जो हो रही है, और जो बेसिकली जो सर्वर से जो रिक्वेस्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सिंपल TCP रिले के थ्रू आ रहा है, एंड वहाँ से मैन इन द मिडिल अटैक अगर होता है तो भैया जय श्री राम, तो इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, ये एक कंसेप्ट था बेसिकली, जिसको कि हम बोलते हैं HTTPS एंड HTTP प्रॉक्सी का। ठीक है, ये प्रॉक्सी का ये कंसेप्ट था, सिंपल सा। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, HTTP में ऑथेंटिकेशन की बात जब मैंने की थी तो थोड़ा सा मैंने सोचा था कि आपको इसका नॉलेज दे दिया जाए। HTTP में ऑथेंटिकेशन की बात जब भी हम करते हैं, www ऑथेंटिकेट की ही हेडर की का ही यूज होता है, बट इसमें जो HTTP प्रोटोकॉल है, इनका खुद का मैकेनिज्म होता है, इनका खुद का मैकेनिज्म है यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए।
यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। एंड यही ऑथेंटिकेशन अगर बाईपास हो जाते हैं तो वहाँ पे यूजर जो ऑथेंटिकेशन बाईपास जब हो जाता है तो ऑथेंटिकेशन बाईपास वाली वल्नरेबिलिटी भी हो जाती है, और उसमें फिर यूजर लॉगिन्स एंड यूजर सेशन फिक्सेशन ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन ड्यू टू दिस वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो बेसिकली HTTP ऑथेंटिकेशन में 3 तरह से ऑथेंटिकेशन करता है हमारा जो HTTP है नॉर्मली। जो अगर हम बात करें तो एक तो हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, 3 तरीके से में एक बेसिक होता है, दूसरा जो होता है वो NTLM ऑथेंटिकेशन होती है, एंड जो तीसरा होता है वो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन होता है। 3 तरह का होता है। बेसिक जो है वो एकदम सिंपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जो कि यूजर के क्रेडेंशियल को बेस 64 इनकोडिंग्स में भेजता है। बस बात खत्म। बेस 64 इनकोडिंग्स में ये भेजता है, बस यही होता है बेसिक वाले ऑथेंटिकेशन। ठीक है, NTLM में जो है ये एक चैलेंज मैकेनिज्म है। चैलेंज मैकेनिज्म जो बेसिकली विंडोज का NTLM प्रोटोकॉल होता है उसी के तरीके को यूज करता है। अब NTLM में किस तरह से वो होता है, जब हम बेसिकली सिस्टम हैकिंग स्टार्ट करेंगे, स्कैनिंग के बाद वाला टॉपिक होगा। सिस्टम हैकिंग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें विंडोज़ के बारे में समझेंगे, विंडोज़ के आर्किटेक्चर को समझेंगे, प्रोटेक्शन रिंग्स के बारे में जानेंगे, और NTLM की भी हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो उस समय NTLM का आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बस अभी मान के चलो कि NTLM प्रोटोकॉल विंडोज़ वाली जो है उसी मैकेनिज्म को फॉलो करके ये ऑथेंटिकेशन करता है। और डाइजेस्ट भी चैलेंज वाली चीज़ है, ठीक है, एंड ये MD5 मैकेनिज्म को यूज करता है। MD5 का यूज करता है यूजर क्रेडेंशियल्स के लिए, सॉरी USR यूजर क्रेडेंशियल्स के लिए। ठीक है, बस ये चीज है। नाउ अब बेसिकली आप बात करते हैं कि क्या इतनी नॉर्मल ऑथेंटिकेशन हम जनरली इंटरनेट पे देखने को मिलेगा? जनरली इंटरनेट पे हम देखने को हमें मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं। नॉर्मली ये जो ऑथेंटिकेशन से बेसिक NTLM डाइजेस्ट, ये सब बेसिकली एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे छोटे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं। बड़े लेवल पे लाइक बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस के द्वारा ये जो ऑथेंटिकेशन ये जनरली यूज नहीं किए जाते, बिकॉज ये ऑथेंटिकेशन जो है ये क्रैकेबल है, इजिली क्रैकेबल है। लाइक बेस 64 हो गया, या NTLM हो गया, या MD5 हो गया, ये तीनों क्रैकेबल है। NTLM जो कि अभी भी विंडोज यूज कर रहा है, बेसिकली ये भी क्रैकेबल है। दैट्स व्हाई यू गेट द विंडोज पासवर्ड बाय द क्रैकिंग टूल्स। बेस 64 ये तो खैर ऑनलाइन ही डिकोड हो जाता है। बेस 64 का मोस्ट ऑफ द, अगर विदाउट सॉल्टेड हैश है तो वो ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा। और MD5 भैया बिना सॉल्ट के बेकार ही है, और MD5 बिना सॉल्ट का या MD6 जब तक ना हो, या MD5 बिना सॉल्ट का बेकार है। ये सारे ऑलमोस्ट आपको डेटाबेस में ही मिल जाएगा। तो जनरली ये यूज तो होता है HTTP का ऑथेंटिकेशन, बट जनरली इसको हम जनरली बड़े बड़े वेब एप्लीकेशंस को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब उसमें अलग तरह की ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स को, एक्सेस कंट्रोल्स को यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे बाद में, जो वाइड स्केल पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने बात की गाइज एक बेस 64 इनकोडिंग की, तो बेस 64 इनकोडिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मतलब नहीं पता है तो क्या बताऊँ क्या? चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। मतलब बेस 64 इनकोडिंग और ये सब हालांकि इंक्लूडेड नहीं है, आई हैव नॉट मेंशनड इट। कोई ज़रूरत ऐसे कुछ खास नहीं पड़ती हमें, पड़ेगी जब बग बाउंटी वगैरह होगे तो थोड़ा बहुत वो तो ऑनलाइन ही तुम लोग कर लोगे, लेकिन से ऑनलाइन ही तुम लोग थोड़ा बहुत वो कर लोगे, हो जाएगा काम। बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। बेस 64 इनको ओवरव्यू देने के चक्कर में ना बहुत टाइम चला जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो रह जाता है। तो बट ठीक है, देख लो बेस 64 इनकोडिंग में क्या होता है गाइज क्योंकि यहाँ पे निकल के आ गया है। तो बेस 64 इनकोडिंग में, ठीक है, किसी भी, ये क्या होता है इसमें, किसी भी बाइनरी डेटा को, ठीक है, एक आस्की कैरेक्टर्स में या प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स में दिखाया जा सकता है। यही इसका मतलब यही होता है बस। किसी भी बाइनरी डेटा को एक प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर में दिखाया जाता है, या आस्की कैरेक्टर्स में शो किया जा सकता है। अब इसमें देखो, अब इसमें फिर आ गया ASCII, ASCII,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऐसे कुछ आता है इसका फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म बहुत लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। ये मैंने पता नहीं 6 क्लास में या कब पढ़ा था, वो अभी तक मुझे हल्का फुल्का याद है। मुझे याद नहीं है कि लास्ट वाला इंटरचेंज ही होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर ऐसे ही है कुछ जो भी है यार, देख लेना, कोई इंटरचेंज वैसा कुछ करके है। तो ये आस्की कैरेक्टर्स जब बात आ गई यहाँ पे भैया, प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। अब ये आस्की कहाँ से आ गया, ये क्या होता है आस्की कैरेक्टर्स? तो आस्की कैरेक्टर्स में बहुत सारी कैरेक्टर्स आती है। आस्की में सिर्फ एक आस्की फास्की नहीं होता, आस्की में और भी आस्की आते हैं। आस्की में क्या क्या आता है? आस्की नाम भी गजब रखा है। किसी मजनू ने इसका नाम रखा होगा आस्की कैरेक्टर्स, आस्की। ठीक है, तो आस्की में और भी आते हैं। उसमें एक होता है हमारा डेसिमल। आस्की में डेसिमल, आस्की में ही हेक्स होता है। ठीक है, आस्की में ही कैरेक्टर्स होते हैं, आस्की में ही बाइनरी भी होता है। ठीक है, ये सब आस्की में आते हैं। डेसिमल नंबर, हेक्स नंबर, कैरेक्टर्स, बाइनरी नंबर, ये सब आस्की में आते हैं। आस्की टेबल आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं वो टेबल आपको प्रोवाइड यहाँ पे आपको ज़्यादा हिंट दे सकता हूँ। ज़्यादा आपको टेंशन होगी तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आस्की टेबल सर्च ऐसे ही करना गूगल पे। अबे दिक्कत क्या है इसको? तो भैया इस तरह का कुछ आपको आस्की टेबल मिल जाएगा, बहुत सारी मिल जाएंगी, अलग अलग आस्की टेबल मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी आस्की टेबल उठा के रख लेना अपना, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये कहाँ गया यार, ये मान लो सर्च कर लेना, गूगल पे आ जाएगा। इस तरह से कुछ मिलेगा। डेसिमल, हेक्स होगा, ऑक्टल भी होता है इसमें, ऑक्टल भी होता है, करेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ें तो ऑक्टल भी ऐड कर लेना इसमें। एक ऑक्टल वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो ये सब मिला के हमारा आस्की कैरेक्टर, ये एक छूट रहा था, मैंने इसे एक दिया हुआ था बट ऑक्टल। ठीक है, ये सब मिला के आस्की। अब बेस 64 इनकोडिंग में ये नॉर्मल बाइनरी, जो भी किसी भी बाइनरी डेटा को, किसी भी डेटा को प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स में ये रिप्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। बस जनरली इसका यूज जो है यूजर पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, ईमेल अटैचमेंट्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बेस 64 इनकोडिंग जो है, ये 3 बाइट्स के ब्लॉक्स में इनपुट को प्रोसेस करता है। 3 बाइट्स के, 3 बाइट्स के इनपुट ब्लॉक्स में ये प्रोसेस करता है। फिर घुसेंगे यार फिर, ठीक है, इसको समझ लेना, अगर नहीं भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना। ठीक है, ये ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देने वाला है आगे चल के। जो बेस 64 इनकोडिंग होती है, ये जो भी इनपुट डेटा जो आप इनपुट करते हो उसको प्रोसेस करने कैसे करती है, 3 बाइट्स के ब्लॉक्स में। ठीक है, एक ब्लॉक जो होता है, एक ब्लॉक जो होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। एक ब्लॉक 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 1 BLOCK डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, एंड एक पार्ट में 6 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट में 6 बिट्स होते हैं। ठीक है, 6 बिट का जो डेटा होता है, 6 बिट्स जो डेटा होता है, ये अलाउड होता है। 6 बिट्स का जो डेटा होता है वो अलाउड होता है 64 टाइप के परम्यूटेशंस के लिए। परम्यूटेशंस, अब ये तो मैंने आज तक ना पढ़ा है ना मुझे पता है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर जिसको आपको पता होगा। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है मैथ्स में, मैंने वो चैप्टर ही छोड़ दिया था, स्टैटिस्टिक्स भी छोड़ दिया, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी छोड़ दिया ना। मैंने पढ़ा ही नहीं तो पढ़ले क्या पड़ेगा, और फिर भी मैं 12th में पास हुआ था, सोचो।
तो 64 डिफरेंट पॉसिबल परम्यूटेशंस के लिए प्रोसेस करता है, ठीक है। सो जो एक डेटा चंक है, एक डेटा चंक, उसको 64 कैरेक्टर सेट्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक डेटा सेट्स को वन डेटा चंक बोलो, इसको 64 कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर्स बोल दो, 64 कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही समझो, 64 कैरेक्टर्स, यानी कि ये जो भी जैसे कि BCDEFGHIJKLMNABCD व्हाटएवर कुछ भी लिखना हो, ये सब प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर्स ही हैं ये सारे, ठीक है। और अगर ये 64 कैरेक्टर्स से कम हो जाते हैं, ठीक है, मान लो जो फाइनल ब्लॉक होगा, अगर वो 64 कैरेक्टर से कम हो जाते हैं, यानी 3 चंक्स ऑफ डेटा से कम हो जाते हैं, तो उसमें उतने इक्वल्स टू ऐड कर दिए जाते हैं। तो आप सबने देखा होगा कि बेस 64 इनकोडिंग्स वाले अगर आपने ट्राई हैक में या जो भी किया होगा, तो उसमें जनरली इक्वल्स टू ऐड किए जाते हैं। आपने देखा इक्वल्स टू ऐड किए जाते हैं, इक्वल्स टू एडेड रहते हैं कई बार, और कई बार तो इक्वल टू देख के ही लोग पता लगा लेते हैं कि ये बेस 64 इनकोडिंग है। तो एक्चुअली बेस 64 इनकोडिंग का पहचानने का तरीका ये नहीं है इक्वल टू बेस, ऐसा नहीं है कि सारे इक्वल टू वाले बेस 64 इनकोडिंग है। मतलब देखो, हाँ सॉरी, सारे इक्वल टू वाले बेस 64 ही रहेंगे ऑलमोस्ट, बट अगर किसी में इक्वल टू नहीं है तो वो बेस 64 नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है वो बेस 64 ही हो। तो आपको ट्राई करना है, आपको यही हिट एंड ट्रायल, फिर आपको बेस 64 से भी उसको डिकोड करके देखना है ऑनलाइन। बस समझ में आ गया। तो इस तरह से, इसलिए मैं नहीं जा रहा था क्योंकि ये में भी बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, बहुत ज़्यादा डीप घुसना पड़ता है इसमें। तो मैंने बस एक आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। हाल इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, टेंशन मत लो आप, इसकी ज़रूरत ऐसी कुछ खास नहीं पड़ेगी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ देख लेंगे, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, वहाँ मैं आपको वो उसका हो जाएगा काम, ठीक है। नाउ नाउ बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस जो होते हैं आज के टाइम में, वो बेस 64 इनकोडिंग का यूज बाइनरी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कुकीज में यूज करते हैं। यानी कुकीज के अंदर आपने गाइस देखा होगा, कुकीज के अंदर इक्वल्स टू वाले देखा आपने, कुकीज के अंदर बहुत सारे कुकीज वैल्यूज के अंदर जो आपने कुकीज की वैल्यू देखोगे, समझ में आया, जब आप कुकीज की वैल्यू देखोगे तो आप वहां पे, हाँ वही बात है, इनकोडेड बेस 64 इनकोडेड। तो जब आप कुकी की वैल्यू देखोगे तो वहां इक्वल टू भी दिखेगा। कई बार आपको कुकीज के अंदर इक्वल टू दिखता है क्योंकि कुकीज का वो कैरेक्टर उतना पहुंच नहीं पाता 3 चंक या 64 कैरेक्टर्स का, तो वो इक्वल टू ऐड करके वहां पे उसको कंप्लीट कर देते हैं। वो बेस 64 इनकोडेड ही होता है, ठीक है, गॉट इट। चलो इतना हो गया, ये बेस 64। अब इसी में गाइस, ये तो बेस 64 इनकोडिंग थी इसी में एक इसका छोटा भाई है, इसका जो छोटा भाई एक होता है बेसिकली हमारा, वो होता है हेक्स इनकोडिंग हेक्स इनकोडिंग। तो हेक्स इनकोडिंग में बस हेक्साडेसिमल में चेंज होता है, दैट्स इट। हेक्स इनकोडिंग में वो हेक्साडेसिमल में उसको चेंज कर दिया जाता है। जो भी कैरेक्टर होता है उसको जो भी स्ट्रिंग होता है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करके प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर्स में डिफाइन कर दिया जाए। जैसे कि अगर कोई, जैसे कि यूजर नेम है, जैसे कोई पासवर्ड है मान लो ABC मान लो तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, तो इसको हेक्स इनकोड करेंगे तो इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जैसे ABC का होता है, जैसे A का होता है 61, B का 62 होता है, C का 63 होता है, तो ये 61 62 63 ये क्या हो गया, हेक्स इनकोडिंग हो गई। बस हो गया, बस। वैसे ही अगर बाइनरी इनकोडिंग करनी हो, बाइनरी इनकोडिंग तो आप सबको पता ही है, A का बाइनरी 11 0 0 0 0 1 है ना,
यही होगा ना, 110001, ठीक है, ऐसा हो गया। बी का फिर वही हो गया 11000010, और सी का 11000011, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही ऑलमोस्ट यही होगा। तो ये बाइनरी इनकोडिंग हो गई, बस हो गया। हेक्स इनकोडिंग, ये हेक्स इनकोडिंग हो गया। यही यही फंडा है, बस बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। ये इनकोडिंग का लफड़ा था, इनकोडिंग का जो मैंने थोड़ा सा शुरू किया उसको मैंने खत्म कर दिया। जी आप बोलोगे कि सर बाकी चीजें सॉरी कहा, ठीक है। तो ये कहानी खत्म, यहीं पे समाप्त होती है, इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं, फिर इसमें फिर दिमाग चक्कर खाएगा तो ज़्यादा ही, इसलिए रहने दो। नाउ ये सारी चीज़ों के बाद ये सारी चीज़ों के बाद अब बात आती है गाइस हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छी टॉपिक। एंड ये जो टॉपिक है ये भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। बट ऑथेंटिकेशन मतलब किस टाइप का ऑथेंटिकेशन? ये है हमारा यूजर एक्सेस हैंडलिंग ऑथेंटिकेशन। इसको हम बोलते हैं यूजर एक्सेस हैंडलिंग, यूजर एक्सेस हैंडलिंग, दैट्स इट। ओके, नाउ यूजर एक्सेस हैंडलिंग में किस तरीके से क्या होता है वो हम जानेंगे। बस एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, जिन्होंने टाइप किया है नोट्स अभी तक का, जो भी मैंने अभी बताया है, जो भी मैंने लिखा है, वो प्लीज़ चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए। मैं एक सेकंड में आया, मतलब एक सेकंड तो नहीं लेगा, 30 सेकंड।
हेलो, ओके, ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? चेक करना ज़रूरी है। ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक, चलो बढ़िया। अभी ये आते हैं उस टाइम पे यार, तुम लोग ज़्यादा रहते हो, बीच में ही छोड़ देते हो कुछ लोग, ऐसा क्यों यार? बीच में मत जाया करो यार, एटलीस्ट ज्वाइन करो जब आप सेशन, तो कम से कम पूरा रहो, अदरवाइज बीच में वो मत करो। विवेक दास, सही से नोट्स नहीं हुए? अरे भाई, सही से नहीं हुए तो किसी से हेल्प ले लो, थोड़ा वो कर लो, मैनेज करो, हो जाएगा। खुद से बनाने की कोशिश करना है, दूसरों से हेल्प लेना है बहुत कम, रेयर केस में। यूजर एक्सेस हैंडलिंग, ठीक है। फटाफट इसको थोड़ा समझते हैं, यूजर एक्सेस हैंडलिंग क्या होता है। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए, कोई भी वेब एप्लीकेशन जो होता है, वो यूजर एक्सेस को तीन तीन मैकेनिज्म के, तीन सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू हैंडल करता है। 3, पहला होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है सेशन मैनेजमेंट, एंड जो थर्ड होता है एक्सेस कंट्रोल, वही जो ACL जिसको आप बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACLs। तीन तरीके से हैंडलिंग होती है यूजर एक्सेस, ठीक है। हर एक मैकेनिज्म का अपना जो है वो अपना एरिया है, अपने तरीके से वो काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है गाइस, देखो, जब मैं कोई चीज़ बोलता भी हूँ, लेट सपोज, अगर मैं वो चीज़ आपको राइट डाउन नहीं करवा रहा, लाइक वर्ड बाय वर्ड नहीं करवा रहा, फिर भी आपको ना उसको लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन, मेन पॉइंट्स जो होंगे उसको एज अ मेन पॉइंट करके राइट डाउन करना है। ऑथेंटिकेशन जो है, ठीक है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक डिपेंडेंसी है किसी भी वेब एप्लीकेशन के यूजर एक्सेस हैंडलिंग के लिए, ठीक है। ऑथेंटिकेटिंग, जब यूजर को हम ऑथेंटिकेट करते हैं, जब हम यूजर को ऑथेंटिकेट करता है कोई भी वेब एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसमें ये यूजर के बारे में पता करता है कि यूजर एक्चुअली में कौन है। जो ये यूजर जो बोल रहा है कि मैं ही हूं, वो सही में वही है या कोई और है, या कोई उसके जगह पे कोई और है, जैसे कि कोई हैकर है, कोई अटैकर है, ठीक है। और अगर ये चीज ऑथेंटिकेशन वाली चीज वेब एप्लीकेशन पे यूज नहीं हो रही है, लेट सपोज, तो जो वेब एप्लीकेशन है या सर्वर है, वो जितने भी यूजर्स है उस सबको एनोनिमस ट्रीट करेगा, एंड ट्रस्ट लेवल 0 होगा विदाउट इट। इफ नॉट, जो सर्वर है वो ऑल यूजर्स को एनोनिमस मानेगा, और ट्रस्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी उसको ट्रस्ट ही नहीं होगा किसी भी यूजर पे, ठीक है। नाउ, आजकल के वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, आजकल के वेब एप्लीकेशन में जो ऑथेंटिकेशन मॉडल यूज होता है वो ये है कि जो यूजर है वो यूजर नेम और पासवर्ड को इनपुट करता है, जो वेब एप्लीकेशन है उसकी वैलिडिटी को, यानी कि उसको चेक करता है उसको कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। एंड अगर वो वैलिड है तो वो उसको अलाउ कर देता है। दैट्स इट, यही होता है आज के टाइम में, सिंपल सा जो टिपिकल जो आज के टाइम में होता है, वो एक लॉगिन, लाइक टिपिकल में क्या होता है, एक लॉगिन फॉर्म हो गया, जहाँ यूज़र नेम दिया होता है, पासवर्ड का एंट्री फॉर्म होता है, यहाँ यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, और वो ऑथेंटिकेट होता है सर्वर से, और ऑथेंटिकेट होके बस अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में। बट इन केस ऑफ बैंक्स या कोई हाई सिक्योरिटी वेबसाइट, बड़े बड़े फर्म्स हो गए, बैंक्स हो गए, इनमें इस स्टेप के अलावा एक और स्टेप होता है, ठीक है। उसको हम क्रेडेंशियल्स, जो एडिशनल जो क्रेडेंशियल्स एंड जो
लॉगिन प्रोसेस है, जो क्रेडेंशियल स्टोर करने का, और जो लॉगिन प्रोसेस है उसको हम एक सिंगल स्टेज से मल्टी स्टेज कर देते हैं। मल्टी स्टेज मल्टी स्टेज, ठीक है। अब ये मल्टी स्टेज का मतलब क्या हो जाता है? मल्टी स्टेज का मतलब होता है जैसे कि 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक मल्टी स्टेज लॉगिन प्रोसेस है, सिंपल सी चीज़ है। हालांकि है सिंपल सा, आजकल हर एक वेब एप्लीकेशन आज के टाइम में, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल तरीका जो नॉर्मली वेब एप्लीकेशंस यूज करती थी, कन्वेंशनल वे जो पहले यूज होता था सिंपली ऐसे। और अब जो है, जो जनरली जो बैंक्स हैं, जितने भी हाई सिक्योरिटी वेबसाइट्स हैं, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब बिग टेक कंपनीज वाली वेबसाइट्स हो गई, जो भी थोड़ी सी सिक्योरिटी कंसर्न वेबसाइट्स हैं, वो यूज करते हैं मल्टी स्टेज ऑथेंटिकेशन या मल्टी स्टेज लॉगिन प्रोसेस, जिसमें कि हमारा यही 2FA आ जाता है, ठीक है वगैरह वगैरह। बस ये एक, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कि ऑथेंटिकेशन होता है एंड दैट्स इट। एंड ऑथेंटिकेशन अगर हो जाता है तो लॉगिन हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो जाता है। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन है। अब इसमें एक और है सेशन मैनेजमेंट। अब सेशन मैनेजमेंट की बात तब आती है जब ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें तो कुछ ऑथेंटिकेशन में बहुत कुछ नहीं था, बस सेशन मैनेजमेंट में थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। इसको लिख लो, फटाफट लिखो, थोड़ा फास्ट थोड़ा इसको फास्ट लिखो गाइस प्लीज। सेशन मैनेजमेंट is the second step in handling the user access. Now we are talking about session management. Session management is the second step in the process of handling user access. To manage the authenticated users session. अब इस प्रोसेस से, ऑथेंटिकेशन वाले प्रोसेस से, जो यूजर्स ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, उनके सेशन को मैनेज करने का स्टेप सेकंड स्टेप है, जो कि सेशन मैनेजमेंट में कवर अप होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, जो कि हमारा सेशन मैनेजमेंट में कवर अप होता है। अब ये कैसे कवर अप होता है इसको देखते हैं, लिखो। देखो, आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिंग इनटू द वेब एप्लीकेशन, थोड़ा फास्ट लिखेंगे आप लोग। आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिंग इन वेब एप्लीकेशंस, after successfully logging in the web application, the user the user the user the user the user accesses various web pages and functions. accesses various web pages and functions. जब एक बार ऑथेंटिकेट होता है सर्वर से, तो सर्वर से जो यूज़र है वो बहुत सारा तरह के HTTP रिक्वेस्ट करता है अलग अलग वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, एंड फिर वो बहुत सारे HTTP रिक्वेस्ट करता है क्योंकि अलग अलग वेब पेजेस एक्सेस करना होता है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट द एप्लीकेशन रिसीव countless other requests from different users, countless other requests from different
यूजर्स, जिसमें कि एक एनोनिमस होते हैं और एक ऑथेंटिकेटेड भी होते हैं। अगर आप HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो एज ए यूजर ऑथेंटिकेटेड, तो दुनिया में बाकी लोग भी तो है ना, जिसमें से काफी लोग ऑथेंटिकेटेड होंगे, वो भी इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और काफी लोग एनोनिमसली भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिना ऑथेंटिकेशन के। ठीक है। नाउ टू टू इन्फोर्स द इफेक्टिव एक्सेस कंट्रोल। अब इतना कचरा हो रहा है, इतना हौच पौच हो रहा है, तो इसको इफेक्टिवली तो हैंडल करेगा ना सर्वर, नहीं तो फिर तो दिमाग का ही हो जाएगा ना सर्वर का। अब इधर से एक ऑथेंटिकेटेड आ रहा है, आपका आया मान लो, इधर से पूरी दुनिया से कुछ एनोनिमस लोग भी हैं, कुछ और ऑथेंटिकेटेड लोग हैं, रिक्वेस्ट जाया जा रहा है, तो टू इन्फोर्स द इफेक्टिव एक्सेस कंट्रोल, the web application needs a way to identify and process all the requests from each unique user. To ensure, to enforce effective access control, the application needs a way to identify and process all the requests from each unique user. मतलब एक एक यूनिक यूजर से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेस करने का एक तरीका होना चाहिए सर्वर के पास, ताकि वो प्रॉपरली एक्सेस कंट्रोल को इन्फोर्स कर सके, एक्सेस कंट्रोल को लगा सके ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए, यानी कि किस तरीके से वो प्रोसेस रिक्वेस्ट आनी चाहिए, कि प्रोसेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब ये तरीका कैसे फुलफिल होगा, ये काम कैसे हो पाएगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये कैसे ये लगा पाएगा, इस तरीके से कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा जो चीजें आई हैं मैं खा लूँ थोड़ा सा। आप में से अप्पे किसने खाए हैं? अप्पे, अप्पे होते हैं, एक अप्पे बनते हैं, अप्पे मेकर आता है। पता नहीं आप में से किसी ने खाया कि नहीं खाया। लेट मी सी, कोई रिप्लाई कर रहा है क्या? अच्छा, खाया क्या? अच्छा। मैं भी चटनी और सॉस के साथ ही खा रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोगों ने खाया यार। गोलगप्पे नहीं है, अप्पे हैं। अप्पे, अप्पे अलग होता है। साउथ इंडियन डिश, हाँ बिल्कुल। ये तो अप्पे, जो ये जो अप्पे बने, ये चावल के जो आटा होता है, चावल का आटा, उससे बना हुआ है। हम्म हम्म। उत्पम नहीं है। उत्पम नहीं है। एंड साउथ से कोई है क्या अभी यहाँ पे? लेट मी सी। आई थिंक साउथ से, यस, काड़ी, काड़ी इज देयर ऑल्सो, एंड आई थिंक so काड़ी, you might be like knowing and you must have eaten a lot, है ना? काड़ी ने काफी खाया भी होगा शायद। अरे तो ये जो पहली बार जिन्होंने नाम सुना है, उनको मैं एक बोलूंगा कि यूट्यूब पे अप्पे की रेसिपी देखिए, अप्पे मेकर खरीदिए अमेजन से, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, और बनाइए घर पे, सिंपल। ठीक है। चलो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, 1 मिनट मुझे दे दो, नहीं तो फिर ये आवाज़ आती होगी आपके साइड अजीब सी। मैं माइक म्यूट करके 1 मिनट बस दे दो।
अच्छा, साउथ इंडियन डिशेस जो होते हैं वो बहुत ही लाइक सही होते हैं, लाइक मतलब बहुत नुकसान नहीं करते बॉडी को। इन द सेंस जैसे अगर इडली की बात कर लो तो इडली में भी कुछ नहीं होता, बस राइस और वो मतलब ऑयली नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती, मतलब बहुत सही फूड होता है साउथ में। मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब बहुत हेल्दी होता है एक तरह से। जहाँ ऑयल नहीं पड़े वहाँ तो यार हेल्दी होगा ही। यस, 9 बजे तक ही, 9 बजे। गुजराती फूड तो खैर बहुत पॉपुलर है, गुजराती फूड तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और मैंने वो जो फाफड़ा होता है ना वो मैंने खाया हुआ फाफड़ा खाया हुआ है, फाफड़ा जलेबी जो होते हैं। और एक और जो होता है वो जो थोड़ा सा मीठा लगता है ना, एक और जो वो भी होता है ना कुछ। ओके, देर इज सम देर देर माइट बी सम नेटवर्क इशू। ओके, हेलो। हेलो। ओके गाइज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से। अभी मेरी आवाज़ आ रही है सबको?
एवरीवन गेटिंग माय वॉइस? ठीक है। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? हम थे सेशन मैनेजमेंट के ऊपर। और चलो वापस से उसी पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि इफेक्टिव एक्सेस कंट्रोल को इन्फोर्स करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन को यूजर्स को पहचानने के लिए यूनिक यूजर्स के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही है, इन सबको फुलफिल करने के लिए एक तरीका चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू वो ये काम कर सके। एंड इसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो हमारे वेब एप्लीकेशंस ने हैं, उन्होंने सेशंस क्रिएट किया। सेशंस फॉर ईच यूनिक यूजर, सेशंस आर क्रिएटेड। ठीक है। नाउ अब हर एक जो सेशन जो क्रिएट होगा, ठीक है, उसके लिए एक टोकन जनरेट किया। हर एक सेशन के लिए एक टोकन जनरेट किया। वो टोकन बेसिकली उस सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरेट किया कि अगर ये टोकन है तो ये इस सेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट्स इट। उसके लिए एक टोकन जनरेट किया जिसको कि हम सेशन टोकन बोलते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, सेशन टोकन नाम की कोई चीज होती है। तो बस वो उसको, बस सेशंस को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टोकन को जनरेट किया गया। ठीक है। एंड सेशन क्या होता है गाइस? अगर कोई पूछे आपसे कि सेशंस होते क्या है, लाइक व्हाट आर सेशंस, तो आप कुछ भी आप बता सकते हैं सेशंस। अगर आपसे कोई पूछे कि सेशंस क्या हो सकता है, तो सेशन जो है ना, वो एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, या सेट ऑफ रूल्स बोलो, सेट ऑफ रूल्स है जो कि सर्वर ने क्रिएट किया है। एक सेट ऑफ रूल जो कि यूजर्स के इंटरैक्शंस की को ट्रैक करता है सर्वर के साथ। ये एक सेट ऑफ रूल्स है by the server which tracks users interaction with server। बस इसके काम से, इसके नाम से सब पता चल जाता है। ठीक है, बस। तो ये फिर टोकन क्या है? सेशन तो ये हो गया, फिर टोकन क्यों बनाया भैया? तो टोकन जो है एक यूनिक स्ट्रिंग है। एक यूनिक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन सेशन पे मैप कर देता है। सेशन पे मैप करने के लिए एक यूनिक स्ट्रिंग है, मतलब कि इस टोकन के लिए ये एक सेशन है। जैसे ये, अगर ये टोकन है तो इसका सेशन ये है, ये बताने के लिए, ये देखने के लिए। ठीक। नाउ 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 लिखो, नाउ राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। When a user receives a token, when a user receives a token, when a user receives a token, the browser automatically submits it back to the server in each subsequent HTTP request. Okay. When a user receive a token, टोकन यूजर को कौन देता है? यूजर को टोकन कौन देगा? सर्वर देगा। तो when a user receives a token, the browser automatically submits it back to the server in each subsequent HTTP request। मतलब जब उसको टोकन मिलेगा सर्वर से, जो यूजर है इसको टोकन मिल गया हमारे हमारे किससे? हमारे सर्वर से। तो अब नेक्स्ट जो भी सब्सिक्वेंट HTTP रिक्वेस्ट होंगी, जो भी HTTP रिक्वेस्ट होंगी, उसमें ये टोकन को सबमिट किया जाएगा बाय ब्राउजर, ताकि इसी टोकन का यूज करके सर्वर को फिर पता चल पाए कि अच्छा ये वही वाला यूजर था जिसने कनेक्ट किया था मुझसे, जिसका सेशन था। ठीक। When a user receives a token, the browser automatically submits it back to the server in each subsequent HTTP requests. That enables the application to associate the request with that user. That enables the web application to associate the request with the user। यानी कि जब ये टोकन भेजता है ब्राउजर हमारा,
बेसिकली जब हमारा ब्राउज़र टोकन भेजता है तो सर्वर के लिए आसान हो जाता है कि वो समझ जाता है कि अच्छा ये उसी यूज़र की तरफ से है, एंड उसको वो बेसिकली जो रिक्वेस्ट है उसका उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे, ये जो सेशन टोकन्स हैं, इसको क्या लगता है आपको जनरली कौन ट्रांसमिट करता है? कौन ट्रांसमिट करता होगा, बताओ एनीवन? ये जो सेशन टोकन्स है इसको ट्रांसमिट कौन करता है? ब्राउजर तो करता है, बट कौन करता है? ब्राउजर तो खैर हर रिक्वेस्ट को ही ब्राउजर ट्रांसमिट करता है। ब्राउजर के अंदर कौन करता है इसको ट्रांसमिट? ब्राउजर तो खुद क्लाइंट है भाई, ब्राउजर तो क्लाइंट ही है ना। बोलो एनीवन, दिमाग लगाओ यार। कुकीज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, HTTP कुकीज। ऑब्वियसली यार, मैंने बोला ही था, कुकीज। HTTP कुकीज में आपको नहीं पता कि वो सेशन कुकीज भूल गए भैया, सेशन कुकीज भूल गए, सेशन कुकीज सब भूल गए, याद है कि नहीं है? कुकीज में आपको बताया था परसिस्टेंट कुकीज, सेशन कुकीज जो हो गए, ये सब तो बताया ही था आपको। तो सेशन कुकीज वही तो काम है, तो ये दिमाग में रखना है, दिमाग में आपको बैठा के रखना है। ठीक है। तो इस केस में क्या करता है, HTTP कुकीज जो है वही एक स्टैंडर्ड मेथड है। HTTP कुकीज इज स्टैंडर्ड मेथड टू डिलीवर द सेशन टोकन्स। ठीक है, बस डिलीवर द सेशन टोकन्स। एंड बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस HTTP कुकीज का नया यूज करके कुछ हिडन फॉर्म्स का भी यूज करते हैं, इन सेशन कुकीज, सॉरी, इन सेशन टोकन्स को डिलीवर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर URL के स्ट्रिंग में भी वो इनकोड कर देते हैं, ऐसा भी होता है। डिकोडेड नहीं, इनकोड करके, इनकोडिंग का यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी इनकोडिंग कर ले यूज, और उसका यूज करके वो URL स्ट्रिंग्स में भी डाल सकते हैं, हिडन फॉर्म्स में भी डाल सकते हैं, या HTTP कुकीज के थ्रू भी उसको डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है। और जब कोई यूजर कुछ देर तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है तो वो सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है बेसिकली, एंड वहां से यूजर का सेशन एंड हो जाता है। बस बात खत्म। ठीक है, ये हमारा सेशन का एक सेशन का छोटा सा थियरी था। ओके, now the last one is एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, लाइक हालांकि ये भी समझने वाली चीज़ है, तो इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट, क्योंकि आज के लिए हो गया, काफ़ी हो गया, एंड इसको हम लाइक नेक्स्ट सेशन में, कल सुबह वाली सेशन में थोड़ा सा है, इसको कवर अप करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एंड इसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग का टास्क ये है, सिंपल सा आप लोग का टास्क है, आप लोग टास्क को ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा टास्क ये है कि आप लोगों को जो भी आज सेशन सुबह और अभी हुए हैं उसको कंप्लीट वापस से रिवाइज करना है वीडियो के थ्रू। जिनका काली लिनक्स का नहीं हुआ है वो काली लिनक्स को कंप्लीट करेंगे 6 वीडियो। ठीक है, एंड जिनका ये वाला सेशन रिवाइज नहीं हुआ है उनको ये वाला सेशन को करना है। हाँ, वही HTTP पोस्ट जो मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हो गया, किसी फाइल में हो गई, या इनकोड करके हो गया, यानी कोई भी तरीका। ठीक है, तो ये आपका टास्क है जो आपको करना है, एकदम से ध्यान में रख के आपको करना है ये टास्क, दोनों कंप्लीट करना है कल सुबह वाले सेशन के पहले। और बाकी जो सेशन है अभी थियरी बाकी है, अभी यस, अभी तो डिप्लोमा में तो अभी थियरी बाकी ही है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल अगर ट्रेनिंग होता तो अभी तक थियरी कब का ख़त्म हो चुका होता है, बट अभी डिप्लोमा में हम हर चीज़ थोड़ा घुस के करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो बाकी अभी बहुत कुछ हो गया, अब बाकी हम इस सेशन को एंड कर देते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कल सुबह में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।
एंड गुड नाइट।